नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग 4 और जिसका शीर्षक है नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में नीति निर्देशक के कुछ तत्व दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका पूरा वर्णन जो है वो किया गया है। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का आशय उन सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करेगा। क्या करेगा? कि जो राज्य है अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करेगा। ठीक है, और ये राज्यों का कर्तव्य होगा। ठीक है, क्या होगा? राज्यों का कर्तव्य होगा, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूरे विश्व में जो है केवल आयरलैंड का संविधान और भारत का संविधान ही ऐसा है जिसमें नीति निर्देशक तत्व जो है दिए गए हैं। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जैसे कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जिसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व को राज्य सरकार नहीं लागू करती है तो उसके लिए हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो 37 हम लोगों ने देख लिया। 38 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं भाई कि राज्य जो है लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, तो राज्य को ऐसा करना है। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39 में। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य जो है अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा। उसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है कि सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन क्या हो? प्राप्त करने का अधिकार हो। तो अपनी नीतियों का संचालन भाई राज्य किस प्रकार से करे? इस प्रकार से करे कि चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्री हों, उन सभी को अपनी जीविका के लिए क्या हो? पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, और सामूहिक हितों का ध्यान में रखा जाए। सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण हो। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत ध्यान रखा जाए, सामूहिक हित का ध्यान रखना है, और सामूहिक हित का ध्यान रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण करना है। धन और जो उत्पादन के साधन हैं उनका संकेंद्रण ना हो। ऐसा ना हो कि धन और उत्पादन का संकेंद्रण किन्हीं 2-3 व्यक्तियों के हाथ में हो जाए। तो ये भी जो है सरकार को रोकना है। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस में है भाई? अनुच्छेद 39 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुरुषों तथा स्त्रियों को स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, इनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, और साथ ही उनका आर्थिक शोषण भी ना हो। ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, ये भी राज्य को ध्यान में रखना है, और उनका आर्थिक शोषण ना हो। ऐसा ना हो कि उन्हें विवश होना पड़े और अर्थ के लिए उन्हें अनैतिक काम करना पड़े, या फिर उनकी उम्र के अनुसार जो है काम ना मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे राज्य को ध्यान रखना है। अब बात आती है 39 का की। तो 39 का जो है राज्य के लोगों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की जो है व्यवस्था करता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था जो है राज्य करेगा। ठीक है, राज्य लोगों के लिए। तो ये कहाँ पर वर्णन किया गया है? 39 का में कहा गया है। अनुच्छेद 40 जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें
राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। यानी ग्राम पंचायतों के संगठन की बात अगर देखा जाए तो वो कहाँ पर किया गया है, वो अनुच्छेद 40 में किया गया है और ये हमारे मूल संविधान में ही था। लेकिन भैया हमारा संविधान लागू हो गया 50 में, लेकिन इसको लागू होते होते कब लागू हुआ, ये हुआ 1992 में। ठीक है, बहुत टाइम लग गया, यानी 40 साल बाद। अनुच्छेद 41 हम लोग देखेंगे तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, ठीक है, ये चीज़ें इसलिए कर दी गई हैं क्योंकि जो राज्य की अपनी आर्थिक सामर्थ्य है और विकास की सीमा है उसके भीतर ही वो काम करना है। कौन सा काम, कि काम पाने के और शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, चाहे वो अहम के जो भी भाव हो, उन दफाओं में लोक सहायता पाने का जो है प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी भी हो गई है, 1-2 पॉइंट उसको छोड़ देते हैं। तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के भीतर ऐसी व्यवस्था जो है बनाएगा कि कुछ दफाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध यहाँ पर बनाएगा अनुच्छेद 41 में। 42 में हम लोग देखते हैं तो राज्य काम की न्याय संगतता और मानवोचित दफाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। प्रसूति सहायता के लिए इसने उपबंध किया है और किस चीज़ में, जो आफा बहुओं का जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है वो इसी अनुच्छेद 42 के तहत की गई है। और कुछ दफाओं में काम पाने का अधिकार, तो काम पाने का जो अधिकार है वो मनरेगा के तहत जो है ये काम राज्य सरकार कर रही है और ये आफा बहुओं के माध्यम से ये कार्य कर रही है। ठीक है, ये प्रसूति सहायता वाला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, चलो 43 में आते हैं तो कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर आदि को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। साथ ही में 43 का और 43 खा भी आता है। तो 43 खा किससे संबंधित है भाई, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे। ऐसा नहीं कि सारा काम मशीन से ही हो जाए। और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ये 43 खा में व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। अनुच्छेद 44 अगर हम लोग देखें तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगी। यानी कि जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि भारत में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, अभी तक लागू नहीं हो पाया है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां पे ये सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 45 में अगर हम लोग बात करें तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया और इसमें बात की गई कि राज्य जो है 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, उसकी देख रेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और सरकार जो है इसका जो कार्यान्वयन है वो किसके माध्यम से कर रहा है, आंगनबाड़ी के माध्यम से कर रहा है। जो आंगनबाड़ी लोग हैं उनका काम है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का देखभाल करें और उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से ये काम 45 वाला किया जा रहा है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया है। 0 से 6 वर्ष इसमें दिया गया है, ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 46 में अगर देखें तो राज्य जनता के जो दुर्बल वर्ग हैं, विशेष करके एससी और एसटी, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी में अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। किनकी, जो दुर्बल वर्ग हैं खास करके एससी और एसटी, उनकी जो है देखभाल करेगा और अर्थ संबंधी और शिक्षा संबंधी जो है चीज़ों का ख्याल रखेगा और जितने भी प्रकार के शोषण हैं उनसे उनकी सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 में क्या निर्देश दिया गया है कि राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों, हानिकारक औषधियों का क्या करेगा, निवेश करेगा। ठीक है, विनाश करेगा, यहाँ पर निवेश नहीं है।
मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का क्या करेगा, निषेध करेगा। यहाँ पर निषेध होना चाहिए, यानी कि रोक लगाएगा उस पर, ठीक है। चलो, तो पोषाहार स्तर को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, जीवन स्तर को यहाँ पर ऊंचा किया जाएगा, और जो लोक स्वास्थ्य है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। जितने भी मादक द्रव्य हैं उन पर निषेध लगाने का प्रयास करेगा, और जितने भी हानिकारक औषधियाँ हैं उन पर भी रोक लगाएगा। ये सरकार का कर्तव्य है और ऐसा नीति निर्देश में लिखा गया है। अनुच्छेद 48 की अगर बात करें तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और जितने भी दुधारू पशु हैं उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48 का में। तो 48 का में क्या कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, उनका संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है। किसमें है आपका, अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी कि जो 51 है वो पूरा का पूरा भाई किससे संबंधित है, आपकी विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी कि पूरी की पूरी यहाँ विदेश नीति से संबंधित है। तो ये रहा पूरा 36 से 51। अब हम लोग देखते हैं कुछ संशोधन और कुछ नीति निर्देशक तत्व की तरह ही महत्व रखने वाले कुछ और भी अनुच्छेद हैं। तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये, जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका जो है संशोधन द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया है। तो हम लोग देखेंगे भाई कि जो एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा क्या क्या ऐड किया गया, 39 का ऐड किया गया, 39 का चा ऐड किया गया, और यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 43 का ऐड किया गया और 48 का ऐड किया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 38 का भाग 2 ऐड किया गया, क्या 38 का भाग 2 ऐड किया गया। और अभी हम लोग देखते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया भाई कि अनुच्छेद जो 45 है उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए पूरी व्यवस्था की गई, वो किया गया। और हम लोग देखेंगे अभी 97वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ भाई, तो ये हुआ 2011 में, 2011 में। इसके द्वारा जो 43 खा है, 43 खा, तो 43 का यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा था और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 43 खा ऐड किया गया। और उसमें क्या किया गया, सहकारी समितियों का गठन, ठीक है, सहकारी समितियों का गठन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इतने सारे जो अनुच्छेद हैं वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको जरूर नोट करें कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, पहले नहीं थे। तो 39 का हो गया, 39 चा हो गया, 43 का हो गया, 43 खा हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 38 का 2 नंबर और 45 नंबर, इन सब में जो है संशोधन किया गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व की तरह महत्व रखने वाले
और भी अन्य अनुच्छेद हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 305 का। तो अनुच्छेद 305 का है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, ये भी राज्यों का ही कर्तव्य होगा। तो ये भी जो है नीति निर्देशक तत्व की तरह महत्व रखते हैं। अगला अनुच्छेद है 351। 351 जो है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। ये भी जो है राज्य का ही काम है, तो ये भी राज्य का कर्तव्य है कि ऐसा काम करे। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, और इनकी प्रकृति क्या होती है, सकारात्मक होती है, और इन्हें केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है। तो मौलिक जो अधिकार हैं उनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, क्योंकि वो राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, और इन्हें केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है। भाई ज़बरदस्ती कोई इसे लागू नहीं करा सकता है। ये जितने भी सरकार बनती हैं, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि इन सारी चीज़ों को लागू कराए। अगर लागू नहीं करता है तो न्यायालय तो इसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष बाद जो है जनता बहुत कुछ कर सकती है, और इनको जो है सरकार से हटा सकती है, यानी कि इनकी सरकार गिर जाएगी। इनका उपयोग किसके लिए है भाई, तो राज्य के लिए है। उनका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या क्या, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या क्या करना है भाई, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जबकि जो मूल अधिकार है उनका काम क्या है, तो मूल अधिकार का काम है राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। समझ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका काम है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि जो मूल अधिकार हैं उसका काम क्या है भाई, उनका काम है राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है, इसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो ये रहा पूरा जो है नीति निर्देशक तत्व। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें जितने भी सभी अनुच्छेद हैं उनको एक बार आपको देख लेना है और उनको याद कर लेना है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट अनुच्छेद से ही पूछ लिए जाते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद ही आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी कोई खास नहीं है। कितने जो संशोधन द्वारा जोड़े गए इनको भी आपको रट्टा मारना याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है बड़े आराम से बन सकते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यही सारी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्य के साथ, तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।